नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के नाम से लगी मौलानाओं को मिर्ची की। जी हां, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने देश में एक बार फिर जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग पर सख्ती लगाने को कहा, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठेगी। उन्होंने इस आधार पर खालिस्तान की मांग उठाने वालों का भी पक्ष लिया। रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी खूब अनाप शनाप बोला। तौकीर रजा के इस बयान के बाद ट्विटर पर मुस्लिम राष्ट्र ट्रेंड होने लगा। वहीं मुरादाबाद में इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया हो। वे ऐसा बयान देते रहते हैं। तौकीर रजा पीएम मोदी को भारत का धृतराष्ट्र बता चुके हैं, लेकिन आखिर हिंदू राष्ट्र पर छाती पीटने वाले मौलानाओं की आखिर दिक्कत क्या है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, आखिर मौलानाओं को हिंदू राष्ट्र से क्यों खलबली मच जाती है? देखिए, मौलानाओं को तो खलबली मचेगी ही, क्योंकि ये लोग जिस धारणा के साथ हिंदुस्तान में रुके थे जी, उस धारणा को अब ठेस पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मौलाना तौकीर रजा की। जी, जिस तरीके की बात इसने बोली है उससे दो चीजें सामने आती है कि ये मौलाना कितने जाहिल और मूर्ख टाइप के लोग हैं, जो मदरसों में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसे न पॉलिटिक्स की जानकारी है, न फिर देश के बनने बिगड़ने की जानकारी है, न धर्म की जानकारी है और न ही संस्कृतियों की जानकारी है। ये जाहिलियत की सीमा पार करते हैं इसलिए क्योंकि इनके पास जानकारी का नितांत अभाव है। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना तौकीर रजा ने कहा है उससे एक और बात सामने आती है कि इन लोगों के रगों में जो खून बह रहा है ना, वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि अरब का है। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से कि जिस जाहिल तरीके से इसने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठेगी तो हम बात करेंगे मुस्लिम राष्ट्र की, और इसी के साथ उसने खालिस्तानी समर्थकों का भी समर्थन कर दिया। जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थन करते हुए अभी पंजाब में तांडव मचाए हुए हैं, उसके उस तर्क का समर्थन किया कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो खालिस्तान की क्यों नहीं होनी चाहिए। अब यह समझने की बात है कि हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान ये दोनों में कितना अंतर है। हिंदू राष्ट्र की जब भी बात होती है तो अखंड भारत की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की नहीं। सबसे पहली बात, अखंड भारत की परिकल्पना ही क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बने तो उसमें पाकिस्तान भी भारत के साथ हो, बांग्लादेश भी भारत के साथ हो। इन लोगों ने जो विभाजन करके भारत के टुकड़े किए हैं वो सब भारत का हिस्सा है, वो अखंड भारत कहलाएगा। लेकिन जब तक अखंड भारत की परिकल्पना पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हर विचारधारा के पीछे कुछ सच्चाई होती है, कुछ आदर्श होते हैं। वो आदर्श स्थिति है हमारा अखंड भारत, जो कि बाद में उसके अचीवमेंट के लिए प्रयास करेंगे। तब तक जब तक कि वो अखंड भारत नहीं बन जाता हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उसमें जोड़ने की प्रवृत्ति है, तोड़ने की नहीं है। हिंदुस्तान को तोड़कर अलग अलग करने की नहीं। जो टूटा हुआ हिंदुस्तान है, जिसे कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण तोड़ दिया है, उसे भी हम अपने साथ रखेंगे। यानी हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर अरब सागर तक हमारा हिंदुस्तान होगा। और ये जो परंपराएं चल रही है, ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारा विचार है, उसमें तोड़ने वाली बात कहां से आ गई। जो इसने कहा कि खालिस्तान के समर्थक भी अगर बात करते हैं खालिस्तानी राष्ट्र की तो हिंदू राष्ट्र के साथ उसको भी जायज ठहराना चाहिए। खालिस्तानी समर्थक किस बात की मांग करता है? वो कह रहा है कि खालिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन वही खालिस्तान समर्थकों से पूछा जाए कि क्या तुम्हारी औकात है कि पंजाब के जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, जो तुम्हारे सबसे पवित्रतम जगहों पर कब्जा किए हुए है, उसको अपने साथ लाओगे? क्या ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के पंजाब में नानकाना साहब के आसपास भी प्रदर्शन, विरोध, हंगामा करने की औकात रखते हैं?
ये नहीं रखते हैं क्योंकि इनको तो पाकिस्तान के पंजाब से खदेड़ खदेड़ कर भगाया गया। ये शायद अपना इतिहास भूल गए हैं कि जब पाकिस्तान से सिखों को भगाया गया था विभाजन के बाद, और उसी पाकिस्तान के सहयोग से ये लोग खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं। मतलब खालिस्तान का मतलब है, कॉन्सेप्ट का मतलब है उसका कि भारत का एक और टुकड़ा हो। हम अखंड भारत की बात करते हैं, वो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। तो तुम किस आधार पर यह बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो खालिस्तान के समर्थक भी जो कह रहे हैं वो जायज होगा? एक बनाना मिलाना और एक टुकड़ा करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। ये तौकीर राजा जैसे जाहिलों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तानी मानसिकता, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम रखने वाला है ही नहीं। इन लोगों ने जो अपने पूर्वजों से पूछेंगे कि जब पाकिस्तान की मांग चल रही थी तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी मुसलमान को उस समय भी यह समझ में आया था कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? पाकिस्तान की अवधारणा जो इन लोगों की है वो है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के टुकड़े करना, बंगाल के टुकड़े करना। उसमें उत्तर प्रदेश कहीं था ही नहीं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, वो पाकिस्तान को सिर्फ इस्लाम के आधार पर देख रहे थे। अगर भारत के टुकड़े हो रहे हैं और उसमें से एक इस्लामिक देश निकल रहा है तो टुकड़े कर दो। यही जो इंटरनल पार्ट था हिंदुस्तान का, जिसके लोगों को इस बात की संभावनाएं नहीं थी कि पाकिस्तान बनने पर उसके क्षेत्र का, उसकी जमीनों का, उसके घरों का क्या होगा, वो भी पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का जगह। तो हिंदुस्तान जब हो सकता है तो एक पाकिस्तान यानी मुसलमानों के लिए एक जगह हो जाएगी निर्धारित, और भारत के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये अखंड भारत की परिकल्पना के विरुद्ध उसी समय थे। और उसके बाद इन लोगों ने जो भारत में रहने का एजेंडा बनाया कि भारत में रुकेंगे, उसके पीछे ही ये मकसद थी कि अगर पाकिस्तान बन गया, सारे मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो हिंदुस्तान तो ऑटोमेटिकली अपने आप हिंदुओं का देश हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर बने रहो और यहां बने रहकर मानवाधिकार की बात करो, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करो, संविधान की बात करो, इन्फ्लुएंस करो, और भीख मांग कर भी हो तो भीख मांगते हुए भी हिंदुओं के साथ एक ऐसी साजिश रचो जिसमें लगे कि ये मुसलमान जो यहां रुके हैं ये सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर रुके हैं। अगर इनकी मानसिकता वही होती तो आज हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक मुसलमान हिंदू राष्ट्र की बात करता, हिंदुस्तान की बात करता, अखंड भारत की बात करता और पाकिस्तान का दुश्मन होता। लेकिन ये तो सारे के सारे पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान के समर्थन में सामने आता है। तो इसकी मानसिकता ये समझ में आती है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इसको हिंदुस्तान से ही समस्या है। और इन लोगों को अगर ऐसा नियम कानून होता संविधान में तो इन लोगों को भगा के भेज देना चाहिए था अरब और पाकिस्तान में। दूसरी बात जो इसने इस्लामिक राष्ट्र की बात की कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो यहां के मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे। इन लोगों ने तो पहले ही मुस्लिम राष्ट्र की बात कर दी क्योंकि पाकिस्तान बना उसी इस्लामिक एजेंडे पर, मुस्लिम राष्ट्र की बात करके। क्या पाकिस्तान कोई सेकुलरिज्म के विचारधारा से बना था? क्या पाकिस्तान जब भारत के विभाजन की बात आ रही थी तो वो जो मुसलमान आंदोलन कर रहे थे उसके साथ हिंदू भी जुड़े हुए थे? क्या पाकिस्तान के जो क्षेत्र की मांग की जा रही थी, चाहे पंजाब हो या सिंध हो, उन जगहों के हिंदुओं ने पाकिस्तान बनाने की मांग की या उन जगहों के सिखों ने पाकिस्तान बनाने की मांग की? उन लोगों ने तो अखंड भारत की ही बात की, हिंदुस्तान के साथ रहने की बात की। उनको तो मजबूरी में वहां से मार मार के भगाया गया, या फिर वो सोच कर चले आए कि देखो अब जब पाकिस्तान बन रहा है, इस्लामिक देश बनेगा तो हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन ये लोग हिंदुस्तान में रुकने के कारण क्या सोच रहे थे कि ये जो इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक एजेंडे पर चलकर एक देश बना चुके हैं पहले, और फिर ये कह रहा है
कि इस्लामिक राष्ट्र की बात होगी, मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, तो इसको समझ लेना चाहिए कि सिख राष्ट्र या खालिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के बीच ये सारा अंतर है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ उनको बुलडोजर की कार्रवाई से भी दिक्कत है, कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है यूपी में। ये तो उसको दिख रहा है, क्योंकि गुंडे अगर तुम बनाओगे तो कार्रवाई तुम्हारे ऊपर होगी। इस आधार पर नहीं कह सकते कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों पे हो रही है तो इसका मतलब कि टारगेट किया जा रहा है। ये सोचना चाहिए कि अगर गुंडे मुसलमान ही रहेंगे, अगर दंगाई मुसलमान ही रहेंगे, अगर गुंडागर्दी वही करेगा, गैंग वही बनाएगा, माफिया वही रहेगा, गैंगस्टर वही रहेगा, तो कार्रवाई उसके ऊपर ही होगी। इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि हम गुंडागर्दी करें, माफिया बने और हमारे ऊपर कार्रवाई हो तो हम विक्टिम कार्ड खेलें कि हमारे ऊपर कार्रवाई टारगेट के आधार पर की जा रही है। ये इन लोगों का दूसरा एजेंडा है। यहां रहो और यहीं पर रह के यहां के संविधान और व्यवस्थाओं के अनुकूल ही अपने लिए एक जगह ऐसे बना लो कि जहां पर इस संविधान और कानून का दुरुपयोग किया जा सके। जैसे वकील लोग कोर्ट में कानून का दुरुपयोग करते हैं और उस कानून के दुरुपयोग के आधार पर अपराधियों को भी छुड़ाकर ले जाते हैं कभी कभी। इन लोगों का यही तरीका है, चाहे राजनीति में आए या सामाजिक व्यवस्था के अंदर रहे या कानूनी स्तर पर कोर्ट में जाए, हर जगह इन लोगों का एजेंडा यही है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी और उस मस्जिद को ढहाने की बात हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया कि नहीं, अब ये मस्जिद नहीं रहेगी, यहाँ पर इसको हटाया जाना चाहिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जब हो रही थी तो तर्क क्या दिया गया, कपिल सिब्बल ने यही बात कही कि वहां पर मस्जिद तो पहले से थी और 2017 के बाद जब सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आई है, तभी ये सारी व्यवस्थाएं सामने आई, जबकि उसका लीज है जो 2002 में खत्म हो गया था, 2011 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया था, उसके बाद भी ये कंट्रोवर्सी चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर मस्जिद वहां से नहीं हटाते हो तो प्रशासन को खुली छूट है कि उस मस्जिद को जमींदोज कर दे। तो बुलडोजर अगर ऐसे चलेगा, 3 महीने के अंदर तुम हटाओगे नहीं, और जब प्रशासन का बुलडोजर वहां पर जाएगा हटाने के लिए तो फिर चिल्लाओगे कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, तो तुमको पूरे हिंदुस्तान में अवैध कब्जा करके हर चौक चौराहे पर मस्जिद बनाने का कोई स्वतंत्रता मिली हुई है? यह अधिकार तो नहीं दिया गया कि तुम यहां पर रह के एहसान किए हिंदुस्तान के ऊपर, तुमको यहां पर रख के हिंदुस्तान ने एहसान किया है और उस एहसान के बदले ये लोग यहां पर आतंकवाद फैला रहा है, जहर घोल रहा है। तो तौकीर रजा को इन दोनों मामलों में पहले जाहिलियत समझ में आती है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे जाहिल लोग जो हिंदुस्तान को चाहते ही नहीं है, ये तो अरबी मुल्क के लोग हैं, ये अभी भी इनके रगों में जो रक्त बह रहा है वो अरब का है, इसलिए हिंदुस्तान के टुकड़े करना इसकी फितरत में शामिल है। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब स्थितियां बदल गई है, अब वो पुरानी सरकारें नहीं है जो इन चीज़ों को माफ़ कर दे और तौकीर रजा जैसे लोगों को इस बयानबाजी के बाद भी छोड़ दिया जाए। FIR दर्ज हो चुका है, जेल जाना ही है इसको, और जिस तरीके से ये गैंगस्टर है ना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसा, ये भी एक माइल्ड गैंगस्टर है जो बातों से ऐसी भावनाएं पैदा करने की कोशिश करता है जिससे उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा हो, अराजकता पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहरा के नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसका भी वही इलाज होना है जो कि अंसारी और अतीक अहमद का हो रहा है। इसलिए अब मौलाना तौकीर रजा का अंत समय आ गया है। जिस तरीके से इसने देशद्रोही बातें कही है वो पहले वाले से अलग है। पहले सिर्फ मुसलमानों के हकों की बात करता था, अब इसने देश के टुकड़े करने की बात की है, इसलिए इस बार इसको माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो अपने विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त बना रहे मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से
आपत्तिजनक बयानबाजी की है। एक बार फिर से हिंदू शब्द से उनको कितनी नफरत है ये दिखा दिया है। जहां मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने की वो बात कर रहे हैं, खालिस्तानियों की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और पीएम मोदी को धृतराष्ट्र, इन सब से एक बात तो साफ है कि ऐसे मौलाना बस लोगों को और खासकर अपनी कौम को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक इनका ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से ही तौकीर रजा पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इनका इलाज बराबर होगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।